पूरे सिलेबस को यदि आप देखें, ठीक है, आगे जाकर के आपको हिंदी पढ़ाऊंगा मैं, तो पूरे सिलेबस पे यदि हम बात करें तो पूरा सिलेबस जो है वो सहायक शिक्षक और शिक्षक दोनों में मूलभूत रूप से लगभग समान है, लेकिन थोड़े थोड़े अंतर हमको देखने को, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हमको देखने को मिलेगा। क्या अंतर हमको मिलेगा सर? तो सबसे पहले देखिए, इस सिलेबस को तो हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। पूरे सिलेबस को एक मैं बात करूंगा वर्ग 3 की और एक बात करूंगा वर्ग 2 की। वर्ग 3 कहने का मतलब सहायक शिक्षक और वर्ग 2 मतलब शिक्षक, ठीक है, क्योंकि इन दोनों वर्गों पर भर्ती परीक्षाएं होती हैं, तो इन दोनों के बारे में है। और बीएड वाले, डीएड वाले कौन कौन है? डीएड वाले, ठीक है, आप लोग वर्ग 3 की तैयारी कर रहे होंगे और बाकी लोग बीएड वाले होंगे, तो आप लोग वर्ग 2 की तैयारी कर रहे होंगे। दोनों का सिलेबस लगभग देखा जाए तो समान है, कुछ कुछ अंतर के साथ। और एक एक करके हम बात करेंगे दोनों सिलेबस की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सहायक शिक्षक के लिए जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें आपको पूछी जाती हैं। इसके अंतर्गत सबसे जरूरी बात यह है कि 150 अंक का आपका प्रश्न पत्र होता है, यानी कुल 150 अंक के प्रश्न पत्र में आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। माइनस मार्किंग का प्रावधान होता है, ठीक है, माइनस मार्किंग 1/4 होता है आपका। और इस सिलेबस में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी जो है ये आपका 30 अंक का पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत अलग अलग अवधारणाएं आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, अपने सब्जेक्ट से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे आप लोग कि भाई क्या क्या चीजें इसमें रहती हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी अवधारणाएं जो कि बाल विकास से संबंधित होती हैं, बहुत सारे बाल मनोवैज्ञानिकों के नाम पढ़ते हैं, है ना, उनके दी गई अवधारणाएं आप पढ़ते हैं, उनके सिद्धांत आप पढ़ते हैं, वाइगोत्स्की वगैरह के नियम पढ़ते हैं, पियाजे को पढ़ते हैं आप इसके अंतर्गत स्टीफन क्राशन वगैरह को पढ़ते हैं आप। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र आपको 30 अंक का पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी 25 अंक की है, सामान्य अंग्रेजी 25 अंक की है। इसके अलावा गणित आपका 30 अंक का है। ध्यान रखिएगा, सहायक शिक्षक में प्योरली गणित है 30 अंक का। फिर है पर्यावरण अध्ययन, ये 20 अंक का है आपके लिए। कंप्यूटर 10 अंक का और सामान्य ज्ञान 10 अंक का। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां से 150 प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं शिक्षक पद हेतु सिलेबस की बात करूं, जो परीक्षा होनी है, तो वहां पर भी आपको मूलभूत चीजें एक जैसी ही दिखेंगी। जैसे सीडीपी यहां पर 30 अंक का दिखेगा, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी आपको 30 अंक की दिखेगी, कंप्यूटर 10 अंक का और सामान्य ज्ञान 10 अंक का। मतलब यहां तक तो मामला पूरा एक जैसा ही है सर, यहां तक तो पूरा मामला एक जैसा ही है। आप सामान्य अंग्रेजी देखो, सामान्य हिंदी देखो, सीडीपी देखो, कंप्यूटर देखो और सामान्य ज्ञान देखो, ठीक है। लगभग आप देखेंगे 100 नंबर का सिलेबस समान है। हाँ, थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा प्रश्नों के स्तर में। सहायक शिक्षक का जो प्रश्न पत्र होता है वो तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो शिक्षक पद हेतु जो एग्जाम होता है उसकी तुलना में थोड़ा सा सरल होता है। आप प्रश्न पत्र के प्रश्नों का आकलन जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके प्रश्न सहायक शिक्षक के थोड़े से आसान होते हैं, जबकि शिक्षक पद हेतु जो प्रश्न पत्र होता है उसके प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें शब्दों का बड़ा खेल होता है। आप देखिएगा, शब्दों से बहुत खेलता है वो, और केवल उन शब्दों से खेलने के कारण वो प्रश्न पत्र थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान में रखनी कि सर ये सिलेबस हमारा समान है, ये अंग्रेजी, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, ये सारी चीजें आपकी समान है। इसके बाद यहां पर जो सहायक शिक्षक में केवल गणित 30 अंक का आपको देखने को मिलता है, यहां पर गणित और विज्ञान मिला करके आपको 30 अंक का पूछा जाता है। 15 अंक जो है वो गणित के होते हैं और 15 अंक जो है वो विज्ञान के होते हैं। यानी 15-15 क्वेश्चन में ये 30 अंक जो है, ये 30 प्रश्न जो है ये बटे होते हैं। वहां पर आपने पर्यावरण अध्ययन देखा, यहां पर आपको पढ़ना होता है सामाजिक अध्ययन,
और ये 20 अंक का आपका सिलेबस होता है। तो कुल 150 अंक के सिलेबस में यदि मैं सहायक शिक्षक और शिक्षक की बात करूं तो 100 अंक का सिलेबस तो एक समान है, 100 अंक का सिलेबस एक समान है। 50 अंक जो है ये आपका अंतर होता है। और ये 50 अंक कैसे अंतर होगा, आप सहायक शिक्षक में देखेंगे तो गणित अकेले 30 अंक का है। इसके अलावा आपको सहायक शिक्षक में पढ़ना होता है पर्यावरण अध्ययन 20 अंक का। जबकि शिक्षक पद हेतु जो भर्ती परीक्षा होती है वहां पर गणित और विज्ञान मिला करके आपको 30 अंक का प्रश्न पूछता है। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण की जगह पर सामाजिक अध्ययन आ जाता है आपका 20 अंक का। ये आपका डिफरेंस होता है सहायक शिक्षक के सिलेबस में और शिक्षक के सिलेबस में। सिलेबस पे चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिलेबस मेरे हिसाब से सबसे अच्छा मार्गदर्शक होता है आपका, आपको इधर उधर के भटकाव से बचाता है, आपको ये बताता है कि क्या पढ़ना है, हमको क्या क्या चीजें शामिल है सिलेबस में आपके। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिलेबस को अच्छे से घोल के पी जाओ, मेरा ये कहना है। क्योंकि सिलेबस यदि आपको अच्छे से क्लियर है तो ये मान के चलो कि आप अपने लिए बहुत अच्छे से रणनीति बना सकते हो कि हमको किन किन एरिया पर मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें पहले से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर चुके होते हैं। ठीक है, आप लोग खुद टीईटी वगैरह की परीक्षा से होकर के गुजरे हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा कुशन होता है कि भाई आपको कौन सा सब्जेक्ट, कई बार होता है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के दौरान कोई सब्जेक्ट हमको अच्छा लगने लगता है, हम पढ़ने के दौरान उसमें ज्यादा सहज होते हैं, ज्यादा मजा आने लगता है पढ़ने में, तो हमको समझ में भी बहुत तेजी से वो चीजें समझ में आने लगती हैं। उस विषय की जो विषय वस्तु है वो हमको बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये भी है कि जो सब्जेक्ट रुचिकर होता है उसमें हम ज्यादा समय देने की कोशिश करते हैं, होता है हमारे साथ। ठीक है, ये तो आप लोग बाल विकास में पढ़ते ही हो, है ना। जब आप सिद्धांत पढ़ते हैं, है ना, बच्चों को भाषा सिखाने का सिद्धांत, तो उसमें सबसे पहला ही सिद्धांत होता है रुचि का सिद्धांत। रुचि और अभ्यास, रुचि, इंटरेस्ट पैदा करो बच्चे में और फिर उसी चीज की बार 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 पुनरावृत्ति करनी चाहिए हमको। रुचि का सिद्धांत ये होता है। तो जब आप ये पूरा सिलेबस देख रहे हैं तो पूरे सिलेबस में आपको देख करके लग रहा होगा कि हाँ, ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे जोन का है, इसमें ज्यादा से ज्यादा अंक लाया जा सकता है। ये वाला हिस्सा थोड़ा सा कठिन है बनिस्बत जितना हम जानते हैं उसकी, तो हमको इसमें थोड़े से ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। आप सिलेबस देख करके ही निर्णय करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले आपके पास सिलेबस की पूरी रूपरेखा मैंने यहां पर लिख करके दिखा दी है कि भाई आपके सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों में से गणित बनाने में कौन कौन सहज है? किनको किनको ऐसा लगता है कि हमसे गणित बहुत अच्छे से बन जाता है? अरे बाप रे, कोई नहीं? गणित गणित कठिन है? ठीक है। अच्छा, हिंदी किसको किसको सरल लगती? हिंदी भी सरल नहीं लगती? अंग्रेजी तो मैं पूछूंगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल से कौन कौन हो आप लोग? अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल से आप लोग, फिर तो आप लोग की अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी मेरे जैसी। ठीक है, ऐसा नहीं है, प्राइवेट स्कूल वालों को भी बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अंग्रेजी को या हिंदी को या किसी भी भाषाई सब्जेक्ट को, है ना, हमने कभी भाषा की तरह ट्रीट किया ही नहीं है। ठीक है, हमने हिंदी को, सही सही बताना, हिंदी को एक विषय की तरह ही देखे हो कि एक भाषा की तरह देखे हो? आज तक विषय की तरह देखे ना। विषय की तरह देखते हैं, इसीलिए क्या होता है कि हम लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा अंक ले आए, बस ये चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि भाई हिंदी की बारीकियों को सीखे, हिंदी के व्याकरण को इतना अच्छे से जान जाए कि कैसा भी प्रश्न आ जाए हमसे बन जाए, है कि नहीं? हाँ, हमारे साथ होता है ये, और ये एक दोष है हमारे यहाँ शिक्षण प्रणाली की। अब क्या बोल सकते हैं इसमें, कि हमारे यहाँ हिंदी को या किसी भी भाषा को एक विषय की तरह ही देखा जाता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत ही क्यों ना हो।
अलग अलग भाषाएं हम लोग स्कूल के दौरान पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही स्कूल से निकलते हैं, वो कक्षा पार करते हैं, बस खत्म, उसकी कहानी वहीं तक। 2 साल के बाद अगर हमको उसके प्रश्न दिए जाए तो हमसे बनते नहीं है। होता है ऐसा, ठीक है। आज भी 5वीं वालों से बोलो ना, बच्चों से, कि तीसरी कक्षा के प्रश्न सॉल्व करो, नहीं बनते हैं। या 10वीं वालों से बोलो कि 8वीं के प्रश्न सॉल्व करो, तो नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी शिक्षण प्रणाली को इस तरह से ढाल लिया है, इस तरह से रूपांतरित कर दिया है कि भाई हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अंक लाने के उद्देश्य से पढ़ा जाए। जबकि हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए क्या? हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखें, है कि नहीं? सीखने की मतलब जो लालसा है, उसको जागृत करना चाहिए बच्चों में, ये होना चाहिए। और आप लोग तो आगे जाकर के शिक्षक बनने वाले हो, छत्तीसगढ़ माता की सेवा करना है भाई, ठीक है। तो आगे जाकर के आपको ऐसा शिक्षक बनना है जो बच्चों में इस प्रकार का गुण विकसित करे कि वो, ठीक है, अच्छे अंक तो लाएगा ही, अगर वो सीख गया तो अच्छे अंक तो लाएगा ही, है कि नहीं? लेकिन वो सारे सिद्धांतों को, वो सारी संक्रियाओं को, जिसको वो स्कूल के किताबों में देखता है, उसको डेली लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज कर सके, ठीक है। कुएं से पानी सब खींचते हैं, लेकिन घिरनी का क्या महत्व है, ये वही बता सकता है जिसने विज्ञान को ध्यान से पढ़ा है कि नहीं? आप कूदते हैं तो कूदते हुए अंतरिक्ष में क्यों नहीं चले जाते हैं? कूद के पूरे ताकत लगा करके आप कूदे, लेकिन अंतरिक्ष में नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? वही बता पाएगा जिसने गुरुत्वाकर्षण को पढ़ा है कि नहीं? हाँ। तो ये सारी चीजें आप बच्चे को सिखाने वाले हैं आगे जाकर के। तो आपको पढ़ना कैसे है? एक तो देखो, प्राइमरी उद्देश्य, अभी जब आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं या ये क्लास आप कंटिन्यू करेंगे, इसके पीछे कभी भी एक उद्देश्य ये मत लेकर के चलना कि हमको एग्जाम निकालना है, ठीक है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, आप ये बिल्कुल मान के मत चलिएगा कि हमको केवल एग्जाम निकालना है, नहीं। इससे होगा क्या? इससे आप ना एकदम सब्जेक्टिव हो जाओगे, सब्जेक्टिव हो जाओगे, केवल आत्म केंद्रित होकर के अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके पढ़ने लगोगे, नहीं। लेकिन जब आप अपने लक्ष्य के साथ इस बात को मिला दोगे कि मुझे आगे जाकर के राज्य की सेवा करनी है कि नहीं? हमारे राज्य में शिक्षकों की कमी तो है, और एक मजे की बात, अच्छे शिक्षकों की और ज्यादा कमी है, ठीक है। शिक्षकों की कमी है, वो तो हमको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अच्छे शिक्षकों की कमी है, ये बात आप भी जानते हो, ठीक है। ये बात आपने स्कूल में महसूस की होगी, ठीक है। एक ही कक्षा में 3-3 कक्षा के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ये बात आपने महसूस की होगी। जो सरकारी स्कूल वाले हैं, आपने जाना होगा इस चीज को। प्राइवेट स्कूल वालों को उतना नहीं है दिक्कत, ठीक है। सरकारी स्कूल में जो पढ़े हैं, उन्होंने ये अनुभव किया होगा कि एक कक्षा है, उस कक्षा में 3-3 कक्षाओं के विद्यार्थी, 3-3 अलग अलग स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, वो बैठ करके अध्ययन कर रहे हैं। उनको पढ़ाने वाले टीचर भी एक हैं। तो शिक्षकों की कमी तो है, लेकिन उससे ज्यादा कमी है अच्छे शिक्षकों की। अब आपको खुद में अंतर करना है कि हमको केवल एग्जाम निकाल करके शिक्षक बनना है, कि विद्यार्थियों को सिखा पाने में सक्षम एक अच्छा शिक्षक बनना है, ठीक है। तो एक अच्छा शिक्षक बनिए, आप आदर्श रहेंगे। अच्छे शिक्षकों की हर जगह अच्छी कीमत होती है, ठीक है। अच्छी कीमत पैसे के सेंस में नहीं बोल रहा हूं ना, और ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पैसा तो सरकारी नौकरी है तो भाई वो तो दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छी कीमत मैं मोरल के हिसाब से बोल रहा हूँ, नैतिकता के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। समाज में एक, आप स्कूल में देखना, अच्छे शिक्षक यदि आपको स्कूल के मिल जाते हैं ना, तो अभी भी जाकर के आप मिलते हो उनसे, है कि नहीं? आप मिलते हो। अभी मुझे कुछ दिन पहले एक फंक्शन में मिले थे, ठीक है। एक फंक्शन में मुझे क्लास 2 क्लास 1 में पढ़ाए थे वो टीचर, रिटायर हो गए हैं, बढ़िया। उनसे मिला मैं, अब वो पहचान तो नहीं पाए, वो बहुत जमाना हो गया उनसे पढ़े, लेकिन ठीक है, उनसे मिल के जो सुकून मिलता है ना, वो अलग ही सुकून होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े बरगद के नीचे जाकर के बैठ गया हूँ, ठीक है। इतनी गर्मी में, जहां पे पछिया चलता है तो हाड़ में आके एकदम चुभता है ना, पछिया समझते हो? तेज हवा, एकदम गर्म लू वाली हवा आकर के जो चुभता है हमको,
उस चुभन से बचाने वाले बरगद की तरह लगते हैं वो। ठीक है, तो आप वैसे वृक्ष बनो, आप ऐसे बरगद बनो। ऐसे बरगद तब बनोगे जब आपके पास नॉलेज होगा, आप बच्चों को सिखाओगे। ठीक है, तो सिखाइए, और सीखने की अभिरुचि जब अपने अंदर पैदा होगी तभी तो आप बच्चों को वो चीज डिलीवर कर पाओगे, है कि नहीं? ठीक है, जो चीज हमारे पास होगी वही तो हम दे पाएंगे ना। जो चीज होगी ही नहीं वो हम कैसे दे पाएंगे? एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा शिष्य पहले होता है, ध्यान रखिएगा। एक अच्छा विद्यार्थी पहले होता है, वो पहले खुद सीखने की क्षमता रखता है, उसके बाद फिर उसको डिलीवर करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको ये क्लासेस कंटिन्यू करनी है। ओके, चलिए, तो ये पूरा सिलेबस आप देखेंगे तो ये उस पूरे सिलेबस में लगभग आपको सिलेबस एक जैसा दिखेगा, सहायक शिक्षक का और शिक्षक का। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रश्नों के स्तर में थोड़ा सा अंतर होता है। आप सहायक शिक्षक का सिलेबस देखेंगे या प्रश्नों का स्तर देखेंगे तो वहां पर थोड़ी सी वहां पर तुलनात्मक रूप से आपको प्रश्नों का स्तर कम मिलेगा, मतलब सरल मिलेंगे। लेकिन शिक्षक पद हेतु जो भर्ती परीक्षा होती है उसमें प्रश्नों का स्तर अच्छा होता है। आप इस चीज को टीईटी के टाइम से ही महसूस कर रहे होंगे। टीईटी के टाइम से जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है वहीं पर से आप इसको अनुभव कर सकते हो कि जब आप सहायक शिक्षक का प्रश्न पत्र सॉल्व करते हो तो ये थोड़ा सा आसान लगता है हमको। इसके प्रश्न थोड़े से आसान होते हैं, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे अंग्रेजी के हों, चाहे किसी और विषय के हों। ठीक है, लेकिन जब आप शिक्षक पद हेतु भर्ती परीक्षा के प्रश्न सॉल्व करते हो तो यहां पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, आपको दिमाग दौड़ाने पड़ते हैं वहां पर। ठीक है, चलो, तो सहायक शिक्षक और शिक्षक का जो सिलेबस है ये इतने भागों में बटा है। अब आगे जाकर के चूंकि मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूं तो हिंदी के सिलेबस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। लगभग दोनों का सिलेबस एक समान है, मैं बता रहा हूं, लगभग दोनों का सिलेबस समान है, सहायक शिक्षक और शिक्षक का। लेकिन फिर से वही बात आती है, शिक्षक पद हेतु जो भर्ती परीक्षा होगी वहां पर प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा अच्छा होता है, जबकि सहायक शिक्षक में प्रश्नों का स्तर इसकी तुलना में थोड़ा सा कम होता है। ठीक, अब यदि हम शिक्षक पद हेतु भर्ती परीक्षा की बात करें तो इस सिलेबस में क्या है सर? तो इस सिलेबस में कुल मिलाकर के आपको देखने को मिलेगा कि 8 अध्याय आपको दिए गए हैं। ये देखिए, दिख रहे हैं आपको 8 अध्याय? यहां से चालू है सिलेबस, ये 8 अध्याय आपको मिलेगा, और सहायक शिक्षक में आपको मिलेगा 9 अध्याय। ये देखिए, यहां से चालू है और ये पूरा यहां तक चलेगा। ठीक, शिक्षक पद हेतु जो सिलेबस है उस सिलेबस पे हम यदि चर्चा करें तो इसमें जो 8 अध्याय हैं उसमें क्या लिखा है, क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले इकाई नंबर 1। ठीक है, सिलेबस बहुत बिखरा हुआ सा, इधर का टॉपिक उधर लिखा हुआ, उधर का टॉपिक इधर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया सिलेबस है, ये देखो, ये जो सिलेबस है ना, इसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसी को मैंने पीपीटी के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा सिलेबस है आपका ऐसे। ये लिखा हुआ है सिलेबस ऐसा। ठीक है, लेकिन सिलेबस ना बहुत उटपटांग टाइप से, यहां का टॉपिक वहां, वहां का टॉपिक यहां लिखा हुआ है। इसको हमको अरेंज करके पढ़ना है। हालांकि मैंने यहां पर ठीक वैसा ही उतार करके रख दिया है जैसे वहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले इकाई में क्या है? स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी। ठीक है, ये 4 टॉपिक, शुरुआत के 4 टॉपिक को अगर देखें तो यहां पर वो बात कर रहा है कि हमको पूरे की पूरी क्या पढ़ना है? वर्णमाला को पढ़ना है। वर्णमाला के अंतर्गत हमको सारी के सारे वर्ण क्या है, जितने जितने वर्ण हैं उन सभी के नाम क्या है ना, उन वर्णों की क्या खासियतें हैं, हमारी वर्णमाला में क्या क्या कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, वो सारी चीजें हमको इसमें जाकर के देखनी है। वर्णमाला के अंतर्गत आप स्वर पढ़ते हैं, अयोगवाह पढ़ते हैं, व्यंजन पढ़ते हैं, इनमें छुपे हुए कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। और मजे की बात यही है कि आपको क्वेश्चन कभी भी वर्णमाला से कभी भी क्वेश्चन जो है
वो डायरेक्टली वर्णों से नहीं पूछता, ठीक है। एकदम अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए, जैसे पूछ लेता है कभी कभी कि अर्धस्वर किसको कहा जाता है, अयोगवाह किसको कहा जाता है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है इसके कॉन्सेप्ट से। कैसे पूछा जाएगा? जैसे जैसे आपको यहां से क्वेश्चन करता है कि आपको क्वेश्चन करेगा, एक सामान्य सा पैटर्न बता रहा हूं। एक क्वेश्चन यहां से, जैसे मान लो मैंने दिया कि कमल शब्द में, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अब विकल्प देगा, ए 6 वर्ण 6 अक्षर हैं, विकल्प बी 6 वर्ण 3 अक्षर हैं, विकल्प सी 3 वर्ण 6 अक्षर हैं, और डी 3 वर्ण और 3 अक्षर है। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। और मैं शर्त लगा के बोल सकता हूं अभी क्लास में उपस्थित आप में से बहुत सारे लोग इसको गलत भी बनाओगे। क्या होगा आंसर? बैठिए 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 बैठिए। 3 वर्ण है और 3 अक्षर है, ठीक है। आप ट्राई करना चाहेंगे? हाँ, नहीं करना चाहेंगे? हाँ जी। 6 वर्ण है और 3 अक्षर है, आपके हिसाब से ये है आंसर, ठीक है। आप क्या कहेंगे? बी, यही वाला, यही आंसर जो उन्होंने दिया, ठीक है। आप सी वाला, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ सर, ए बचा है? अच्छा, ये वाला, ठीक है, यही वाला आपका भी आंसर है। और कोई? हाँ, आप डी, ये वाला, बहुत बढ़िया। आप डी, ठीक है। अब देख लीजिए, मतलब क्वेश्चन एक ही है और मैंने कितने लोगों से राय मांगी? 7 लोगों से, और 3 विकल्प आपने चुन लिया, ठीक है। 3 विकल्प आपने चुन लिया, मतलब सीधी सी बात है, 7 लोगों से मैंने पूछा, उसमें से केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया है, बाकी 4 ने गलत बताया। जबकि कितना बेसिक क्वेश्चन है। अब सोचो, वर्ण और अक्षर की बात हो रही है यहां, हम तो वर्णमाला में पहुंचे भी नहीं है अभी, है कि नहीं? हम कहां पहुंचे अभी? केवल वर्णों की संख्या और अक्षरों की संख्या निकालने में, और यहां पे हमसे त्रुटि हो रही है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि हमने हिंदी को कभी कॉन्सेप्ट की तरह देखा ही नहीं है सर, भाषा की तरह हमने समझा ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये गलतियां करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गलतियों को सुधारते रहना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक जो होता है ना, वो गलतियां नहीं करता, ऐसी बात नहीं है भाई, इंसान है, वो भी गलतियां तो करेगा ही, सीधी सी बात है, लेकिन गलतियों को सुधारता भी है, ठीक है। और उस गलतियों के वेग को वहीं रोक देता है, आने वाली पीढ़ी तक नहीं जाने देता, ठीक है। चलो, तो ये आपने क्वेश्चन, इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, चलो। घा है, अब विकल्प दूंगा, ए अल्प प्राण आघोष, विकल्प बी अल्प प्राण सघोष, विकल्प सी महाप्राण आघोष, और डी महाप्राण सघोष। कोई ट्राई करना चाहेगा? आप? हाँ, डी, बहुत बढ़िया, ठीक। दोनों क्वेश्चन में पहला ऑप्शन डी ही था। हाँ सर, डी, ठीक है। बी, अक्कड़ बक्कड़ तो नहीं कर रहे हो? हाँ सर, लास्ट बी, ठीक। कंफ्यूज हो, ठीक है, कंफ्यूज, एक कंफ्यूजन वाला मामला भी है, ठीक है। हाँ मैडम, आप बताइए। ए, बहुत बढ़िया, 3 विकल्प लो, आपके सामने 3 विकल्प आ गए हैं। कितने कितने विकल्प हो गए? 6। हाँ, बी। अब तो मामला और गंभीर हो गया यार, केवल 2 लोग सही बताए हैं, केवल 2 लोग सही बताए हैं। अब सोचो, ये क्या कोई कठिन प्रश्न है? कठिन प्रश्न नहीं है ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जो कि आपकी वर्णमाला से चिपका हुआ है।
ये वर्णमाला का इतना बेसिक क्वेश्चन है कि आपको लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। बताओ क्या अल्प प्राण महाप्राण नहीं पूछता? पूछता है कि नहीं? अब पूछता है आपको क्या, अघोष और सघोष वर्ण। आपको अगर इंडिविजुअल पूछता है तो तकलीफ है, अगर दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ मिलाकर के पूछ देता है तकलीफ तो दोगुनी होनी ही होनी है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अब व्यापम का पैटर्न वो नहीं रहा जो 2015, 16, 17 में था, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, व्यापम का पैटर्न अब इतना चेंज हो चुका है कि अगर आप सोचेंगे कि पहले वाली हिंदी अगर पढ़ के चले जाओगे 15, 16, 17 वाले पैटर्न की, और उसमें एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, 3 से 4 क्वेश्चन से ज्यादा आप 10 में से सॉल्व नहीं कर पाओगे। 10 प्रश्न यदि आ रहे हैं तो केवल और केवल 3 से 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। बाकी के 6-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके बारे में तो या तो आपने सुना ही नहीं होगा, और अगर सुने होगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट यहां पर लगाना होगा, मैं पहले से बता रहा हूं। ठीक है, तो थोड़े से नए अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, थोड़ा सा नया पैटर्न हम साथ में लेकर के अपडेट करते हुए खुद को चलेंगे, और जितना हो सके हम हिंदी की बारीकी को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और एक चीज, शिक्षक भर्ती का सिलेबस इतना है ना, मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में किसी भर्ती परीक्षा का सिलेबस इतना नहीं होता। ठीक है, किसी भर्ती परीक्षा का सिलेबस इतना बड़ा नहीं होता जितना कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का है। बहुत बड़ा सिलेबस है, और हिंदी तो लगभग सब कुछ समान है, सब कुछ शामिल है इसमें। रस छंद अलंकार को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीजें इसके अंतर्गत समाहित हैं। ठीक है, तो सारी चीजें हमको इसमें पढ़नी है, तो इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका, मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूं, ये भी बता देता हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि अंतिम विद्यार्थी जिसने पहली बार हिंदी का शब्द सुना हो, ठीक है, वो भी साथ में चल करके संक्रियाओं को सीखे। ठीक है, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन ये है धीरे धीरे अगर सीमेंट जमता है ना तो फिर वो परमानेंट बैठता है। ठीक है, बस मेरा कॉन्सेप्ट यही है, मैं धीरे धीरे करके ही चलूंगा। ओके, चल, तो सिलेबस पे अब समझ जाओ क्वेश्चन का लेवल क्या है, कितना सरल पैटर्न है, और ये भी हमसे बन नहीं रहे। ठीक है, इसी को अपलिफ्ट करना है, और एक टाइम आएगा जब इस टॉपिक में मैं पहुंचूंगा ना तो मैं आपको यही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इससे कठिन क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आप देखना कॉपी में बनता है कि नहीं। ठीक है, चल, तो पहले इकाई के अंतर्गत, पहली इकाई के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है क्या, पहले टॉपिक में क्या है, वर्णमाला है। ठीक है, वर्णमाला के अंतर्गत स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, ये आपको मिलेगा। एक टॉपिक यहां पर लिंग और वचन लिखा है। ठीक है, और मजेदार बात, लिंग और वचन के बाद कारक को कहीं और लिखा हुआ है, ये देखिए, कारक को यहां लिखा है, जबकि तीनों टॉपिक आना चाहिए साथ में, लिंग, वचन और कारक, क्योंकि तीनों के तीनों टॉपिक आते हैं शब्द रूप के अंतर्गत। शब्द रूप के अंतर्गत इन तीनों टॉपिक्स को रखा जाता है, लिंग, वचन और कारक, ये 3 टॉपिक। इसके बाद काल है, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, जो तीनों प्रकार की संधियां होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तीनों प्रकार की संधियां हमको पढ़नी है। इसके बाद शब्द रूप और शब्द रचना। शब्द रूप यहां पर टॉपिक लिखा है लेकिन टॉपिक के नाम अलग से वहां लिख दिए हैं, इसलिए मैंने कहा ना बहुत अव्यवस्थित तरीके से यहाँ का वहां, वहां का यहाँ लिखा हुआ है। शब्द रचना, शब्द रचना के अंतर्गत 4 टॉपिक आते हैं, संधि है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये 4 टॉपिक रखे जाते हैं शब्द रचना के अंतर्गत। इसके बाद स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। यहां पे प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा शिक्षक भर्ती परीक्षा में बढ़िया रहता है। ठीक है, जो आप लोग नए नए शब्द देखते होंगे कि फलाना शब्द किस भाषा का है, फलाना शब्द किस भाषा का है, आपने देखा होगा विदेशज शब्दों में यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो नया नया जो पैटर्न आता है ना इसमें, वो हमेशा सबसे पहली बार शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है। ठीक है, व्यापम का ये है, मैंने देखा है व्यापम के एग्जाम में कि अगर कोई भी नया शब्द उसको पूछना होता है ना तो वो सबसे पहले कहां उसको ट्राई करता है,
शिक्षक भर्ती में। ठीक है, तो इसको हमको तैयार करना है, विदेशज शब्दों को। इसके बाद अर्थ के आधार पर शब्द के वर्ग, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म। इसके बाद है शब्द रचना। देखो शब्द रचना यहां भी लिखा है, यहां भी लिख दिया है। उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और है शब्द शक्ति। फिर है पद एवं पद भेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। लिखा केवल 5 प्रकार के शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, 4 प्रकार के लिखा है। पूछता किसको है? इनको तो पूछेगा ही, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनको पूछेगा ही। साथ में और किसको पूछेगा? क्रिया विशेषण पूछा है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। 8 प्रकार के शब्दों को आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा, 8 प्रकार का। ठीक है, चाहे वो टीईटी का पेपर हो, चाहे शिक्षक भर्ती का पुराना पेपर देख लो आप, आपको यहां से तो क्वेश्चन मिलेगा ही। संज्ञा, सर्वनाम, ये तो बेसिक टॉपिक है। इसके अलावा जो 4 प्रकार के अन्य शब्द बच जाते हैं, उनसे भी क्वेश्चन करता है, हालांकि सिलेबस में मेंशन नहीं किया रहता। ठीक है, इसीलिए केवल सिलेबस को देख करके पढ़ाई नहीं करना है, पुराने क्वेश्चन को भी रखना है साथ में। ठीक है, ये चीज सीख लो, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एकदम ये मतलब बात को ना एकदम दिमाग में बिठा लो कि केवल सिलेबस देख करके टॉपिक 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 टॉपिक। कई लोग की आदत होती है, टॉपिक पढ़े, अंडरलाइन किए, आगे बढ़ गए, टॉपिक पढ़े, अंडरलाइन किए, आगे बढ़ गए, है ना? ये नहीं करना है। पुराने पेपर को ध्यान में रखना, क्योंकि पुराने पेपर जो हैं वहां से आपको क्लू मिलता है कि सर क्वेश्चन कैसे कैसे और किस किस जगह से पूछा गया है। ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो कि सिलेबस में लिखे नहीं है लेकिन वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो पुराने क्वेश्चन आप रखिएगा। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, आप लोग वहां से ले सकते हैं वो। ठीक, इसके बाद पद एवं पदभेद, ये सारी हो गए। इसके बाद आप देखेंगे आपको मिलेगा वाक्य परिचय। वाक्य परिचय के अंतर्गत वाक्य के अंग और वाक्य भेद। अब देखो इसका एकदम सरल उदाहरण बता रहा हूं। यहां पर वाक्य परिचय में क्या लिखा है? वाक्य के अंग और वाक्य भेद, केवल यही लिखा है। ठीक है, वाक्य के अंग में 2 अंग आते हैं, उद्देश्य और विधेय, 2 अंग होते हैं। ठीक, लेकिन पुराना पेपर उठाना, आपको मिलेगा इनमें से कौन वाक्य के आवश्यक तत्वों में शामिल नहीं है। आपको मिलेगा ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जो 6 आवश्यक तत्व होते हैं वाक्य के, वहां से क्वेश्चन किया हुआ है आपको, जिसके अंतर्गत आप लोग सार्थकता, आकांक्षा, पदक्रम, इनको पढ़ते हैं, अन्वय। ठीक है, 6 जो आवश्यक तत्व होते हैं उनको पूछता है। मतलब उसने अगर वाक्य लिखा है तो वाक्य के बारे में आपको सारी जानकारी चाहिए। ये नहीं कि इसके सामने जो टॉपिक लिखा है बस उसी को पढ़ लें। वाक्य के भेद में हम लोग देखते हैं कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, केवल इसी को पढ़ के चले जाते हैं हम लोग। और क्वेश्चन कहां से आता है? आपको क्वेश्चन करता है, पुराना पुराना क्वेश्चन उठाइए, संकेतवाचक वाक्य पूछा हुआ है। मतलब जो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, कृपया शांत बैठिए, आज्ञावाचक वाक्य पूछा हुआ है शिक्षक भर्ती में। ठीक है, तो पुराने क्वेश्चन को अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हालांकि मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको बीच बीच में अपडेट कराता चलूंगा कि ये वाला क्वेश्चन इस साल आपको शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, वो अपडेट कराता हुआ चलूंगा। ये अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, ये रीट में पूछा गया है, राजस्थान में जो टीचर्स एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है ना, उसमें पूछा गया है। एमपीटीईटी, यूपीटीईटी में जो क्वेश्चन आया है, वो सारी को मैं अपडेट कराता हुआ चलूंगा आपको कि क्वेश्चन इसमें से ऐसा पूछता है और इसको ऐसा पूछ सकता है। लेकिन फिर भी अपने पास अगर एक क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का एक यदि अपने पास गट्ठा है कि भाई यहां यहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको समझने में आसान हो जाएगा कि भाई क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने में फिर आपको वो हेल्प होगा। कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हिंदी में तो वैसे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। आज भी पूछा जाता है सूर्य धन उदय, पढ़े हो ना? कब से पढ़ रहे हो? 6वीं से। सूर्य धन उदय क्या होता है? सूर्योदय। पूछेगा कौन सी संधि होती है, अब क्वेश्चन का तरीका बदल जाएगा उसका। बस पहले वो पूछता था सूर्य धन उदय बराबर क्या होता है, तो आप बोलते सूर्योदय होता है। अब वो पूछेगा किन वर्णों में संधि हो रही है,
अब क्वेश्चन का लेवल बदल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये उसके पूछने का तरीका बदल रहा है धीरे 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 धीरे, ठीक है, तो उसको अपडेट करना है। इसके बाद विराम चिन्ह है, ये सहायक शिक्षक में नहीं है, ये शिक्षक में है केवल विराम चिन्ह। 20 प्रकार के जो चिन्ह होते हैं कांता प्रसाद गुरु के अनुसार, वो 20 प्रकार के चिन्ह हमको पढ़ने हैं। इसके बाद है मुहावरे और लोकोक्तियां, रचना लिखा है। इसके बाद अपठित गद्यांश है। इकाई 8 में है आपका पेडागोजी, ठीक है। हिंदी की पेडागोजी आपके 1 यूनिट में इसने समेट दिया है और लिख दिया है भाषाई कौशलों का अध्यापन, श्रवण, वाचन, लेखन और पठन, ठीक है। मतलब जो सुबोपली आप पढ़ते हो ना बस कॉलेज के टाइम में, वो सुबोपली आपको पढ़ना है इसमें। लेकिन ये मत सोचिएगा कि केवल इसी से क्वेश्चन आएगा, पुराने पेपर उठाइएगा आपको पता चलेगा, ठीक है। पुराने क्वेश्चन अभी अगर देखोगे ना तो 2021 वाले एग्जाम में तो पेडागोजी आया ही नहीं था, मैं पहले बता रहा हूं, एक क्वेश्चन नहीं आया था। टीईटी वाले एग्जाम में आपको 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन से ज्यादा मिलेंगे नहीं। लेकिन आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर यहां से क्वेश्चन आता नहीं है छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है, 5 के 5 बनने चाहिए अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो। क्योंकि बहुत हिंदी की पेडागोजी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसको अगर आप थोड़ी सी सामान्य बुद्धि का प्रयोग करोगे, थोड़ा सा अगर आप दिमाग दौड़ा लिए वहां पर बैठे बैठे, तो मान के चलो 5 के 5 बनेंगे और सही बनेंगे, ठीक है। उसके लिए दिमाग में सही चीजों का जाना जरूरी है कि भाई हम भाषा पढ़ा कैसे रहे हैं, भाषा पढ़ाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है। पियाजे के सिद्धांत से क्वेश्चन आता है, जो 4 उसके जो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण है ना, उसमें भाषाई विकास कैसे कैसे होता है ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा स्टीफन क्राशन का कुछ कुछ स्टेटमेंट है वो आपको पढ़ना है, क्योंकि स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है कि यह स्टेटमेंट किसका है या ये सिद्धांत किसका है, ठीक है। कौन भाषाई विकास में अनुकरण को सर्वाधिक महत्व देता है, ऐसा प्रश्न आता है, आपने देखा होगा, ठीक है। कौन देता है अनुकरण? अनुकरण, हाँ, कौन? कोहलबर्ग? नहीं, हाँ 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 हाँ। पियाजे, पियाजे बोलते हैं, वो तो सहज संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं वो तो। हाँ। परिवेश में रहता है बच्चा तो सीख जाता है। स्किनर का नाम सुना? हाँ, स्किनर बोलता है, ठीक है, बच्चे अनुकरण करते हैं और अनुकरण के माध्यम से भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चल, इसलिए तो अनार के या आम के या जब आप सिखाते हो तो आप उनको पूरा स्टेटमेंट एकदम क्लियर क्लियर बोल बोल के उनको रिपीट करवाते हो ना। आप भी किए होगे बचपन में, अनार के तो पीछे से बच्चा बोल रहा है अनार के सीख रहा है ना वो, ठीक है। और क्या ये एक दिन में हो जाएगा? एक दिन में हो जाएगा क्या? नहीं। इसीलिए जब तक उस कक्षा में रहे होगे, पहली कक्षा में, तब तक वो उसी चार्ट को हर दिन पढ़े होगे, हर दिन पढ़े हो ना। हाँ, ऐसे गुरुजी ऐसे छड़ी रख रख के पढ़ाए होंगे, ठीक है। हाँ, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेंगी, ठीक है। जिस प्रिंट कल्चर की आप बात करते हो कि भाई प्रिंट कहाँ है, हम लोग प्रिंट 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 दिखता रहता है हमको, कई बार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जब आप पेडागोजी पढ़ोगे या भाषाई विकास जब पढ़ोगे तो वहां पर हमको देखने को मिलता है कि बच्चों को प्रिंटेड सामग्री दिखाई देनी चाहिए। आपको प्रिंटेड सामग्री आंगनबाड़ी से ही दिखना चालू हो जाती है, आपकी दीवारों पर। आंगनबाड़ी में दीवारों पर बने होते हैं ना चित्र, अनार के या आम के, वो प्रिंटेड सामग्री ही तो है कि नहीं? आपको क्या लगता है केवल एक स्टिकर लगा के चिपकाएंगे वही वही है ना? दीवारों पर भी अगर लिखा जा रहा है तो वो प्रिंटेड सामग्री ही है कि नहीं? चलो, तो ये है भाषाई कौशलों का अध्यापन। अब आगे जाकर के देखेंगे कि कैसे अध्यापन कराया जाता है और किन किन चरणों के माध्यम से बच्चा जो है वो भाषा को सीखता है। अब यहीं पर हम बात करेंगे सहायक शिक्षक की। तो सहायक शिक्षक के सिलेबस में सारी चीजें लगभग समान है, लगभग समान है। अंतर कहां मिलेगा? देखिए, आपको यहां पर अंतर देखने को मिलेगा, एक तो काल, एक तो काल आपको मिलेगा,
ठीक है। शिक्षक में आपको काल दिखा था ना, इकाई एक में, हाँ ये काल, ये आपको सहायक शिक्षक में नहीं मिलेगा। ये देखो, सहायक शिक्षक में आपको काल नहीं मिलेगा। इसके अलावा विराम चिन्ह, विराम चिन्ह इकाई 5 में है, लेकिन सहायक शिक्षक में आपको ये नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको शिक्षक में देखने को मिलेगा एक टॉपिक, वो है शब्द शक्ति। ये दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो आपको सहायक शिक्षक में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब 3 ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको, या एक शब्द युग्म भी है ना, शब्द युग्म, शब्द युग्म यहां पर नहीं दिखेगा, लेकिन शिक्षक में आपको ये मिलेगा। ये देखो, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हैं जो कि आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अलग से पढ़ना है। सहायक शिक्षक में ये टॉपिक्स नहीं है और यहां से क्वेश्चन आते भी नहीं है। ठीक है, सहायक शिक्षक में यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनने हैं, कम से कम। ठीक है, काल से क्वेश्चन बनता ही है, आपने देखा होगा, क्वेश्चन यहां से बनता ही है। ठीक है, इसके अलावा शब्द शक्ति से बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना। यहां से क्वेश्चन बनता है आपका शब्द युग्म से, और ये तो भैया हर बार का एक क्वेश्चन है, विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह, आधा तो विराम चिन्हों के हम नाम नहीं जानते हैं। अच्छा, इसमें 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 क्या अंतर होता है, नाम क्या है इनका? पहला वाला पूर्ण विराम, दूसरा वाला और तीसरा वाला बताओ। अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में, क्योंकि वहां ट्रांसलेशन नहीं रहता। ये वाला अर्ध विराम है, और ये वाला विग्रह। कहाँ विग्रह विराम होता है? विवरण चिन्ह ऐसे नहीं होता, विवरण ऐसे होता है। ये क्या है? अपूर्ण विराम है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमको पता ही नहीं होता कि सर ये पूर्ण विराम है। अब क्वेश्चन कैसे देता है? क्वेश्चन देता है, जैसे एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि जब किसी उद्धरण के अंतर्गत दूसरा उद्धरण हो तो किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब यहां से एक तो शब्द हमको समझ नहीं आता, उद्धरण क्या चीज होता है। अब विकल्प में दिया रहता है क्या, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, ऐसा दिया रहता है। अपूर्ण विराम का चिन्ह, लोप चिन्ह, वर्जना चिन्ह, हंस पद चिन्ह, काक पद चिन्ह, ये नाम दिया रहता है आपको। आधा तो नाम सुन के होश गायब हो जाता है, अरे भाई क्या लिख दिया है इसने। ठीक है, काक पद चिन्ह क्या होता है? काक पद चिन्ह किसको बोलते हैं? कैसा होता है काक पद चिन्ह? ऐसे देखे हो आप, ऐसे अपर ट्रायंगल जैसा दिखता है, ऐसा ऐसा देखे हो ना? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? हंस पद चिन्ह। इसी को काक पद चिन्ह बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? त्रुटि चिन्ह बोलते हैं, है ना। गलती हो जाती है तो ऐसे बीच में ऐसे लगा के लिखते हो ना, हाँ, तो ये त्रुटि चिन्ह है। ठीक है, हाँ। इसके अलावा खाली स्थान भरो में, जैसे मैं बोलता हूं कि राम विद्यालय का हेडमास्टर है, यहां पर ये जो चिन्ह है इसको क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? फिलर। अंग्रेजी में नहीं बोल रहा हूं, हिंदी में, हिंदी में, क्योंकि विकल्प तो हिंदी में मिलेगा ना, अंग्रेजी में थोड़ी विकल्प मिलेगा। बताओ। लोप का चिन्ह बोलते हैं, लेकिन लोप विकल्प में रहता नहीं है। विकल्प देगा वो, समुच्चय का चिन्ह बोलते हैं, हाँ, वर्जना का चिन्ह बोलते हैं। क्या होता है इसको? वर्जना का चिन्ह बोला जाता है। ठीक है, तो ये चिन्ह हमको नाम पता होना चाहिए, नाम पता नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो आगे जाकर के देखेंगे। चल, तो ये पूरा आपका सिलेबस है। सहायक शिक्षक में आप देखेंगे तो लगभग समान है, लेकिन इसमें पेडागोजी के 3 यूनिट है, और 3 यूनिट में
आपको वही बेसिक सारी चीजें पढ़नी है, सारी बेसिक चीजें पढ़नी है जो कि आप लोग देखते हैं, ठीक है, स्कूलों में देखते हैं। जैसे भाषा विकास के कौन कौन से चरण हैं, बच्चे स्कूल आने के पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, वो प्रक्रियाएं, वो सिद्धांत हमको पढ़ने हैं। स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के कौन कौन से गुण होते हैं, भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है। फिर है बच्चों में भाषाई क्षमता और उनका विकास। अब भाषाई क्षमता के अंतर्गत जो चारों प्रकार के भाषाई कौशल है उन्हीं को हमको पढ़ना है, और इनके बीच में क्या अंतःक्रिया होती है वो भी हमको देखना है। क्योंकि आपने ये सुना होगा कि चारों जो भाषाई कौशल होते हैं वो इंटर रिलेशन में ही रहते हैं, ठीक है। एक अगर कमजोर हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाता है। जैसे जैसे ऐसे बच्चे जो बचपन से सुन नहीं सकते वो आगे जाकर के मूक हो जाते हैं, सुना होगा आपने, ठीक है। ऐसे बच्चे जो बचपन से बधिर होते हैं वो आगे जाकर के मूक हो जाते हैं, कारण क्या है, ठीक है। सर इनपुट ही नहीं जाएगा तो आउटपुट कहां से आएगा, वही बात है, ठीक है। हाँ, इसके बाद है मूल्यांकन। इसके बाद अंतिम अध्याय है इसमें मूल्यांकन, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको आकलन भी पढ़ना है, मूल्यांकन भी पढ़ना है, भले लिखा केवल मूल्यांकन है, ठीक है। हाँ, दोनों पढ़ना है, असेसमेंट और इवेल्युएशन, दोनों चीजें आपको इसके अंतर्गत देखनी है। तो ये पूरा सिलेबस है आपका शिक्षक और सहायक शिक्षक का, पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। अब हम जो पढ़ेंगे मैं उसकी रूपरेखा आपको बता देता हूं, हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। हम लोग जब हिंदी भाषा पढ़ना चालू करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा भाषा बोध, ठीक है। अब ये क्या है सर, सिलेबस में तो लिखा ही नहीं है ये, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहां से, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी आपने पिछले 5-6 साल में या 4-5 साल में आपने देखा होगा, वो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी पढ़े हो ना, ये सब वो सीक्वेंस आपको मिलता है, वो सब इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से होती है, इसी टॉपिक से मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, छत्तीसगढ़ी किस उपभाग के अंतर्गत आती है हिंदी के, तो आप बोलोगे सर इस उपभाग के अंतर्गत पूर्वी हिंदी में इसको रखा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे, भाषा बोध वाले टॉपिक के अंतर्गत। भाषा बोध वाले टॉपिक के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहां से बेसिकली हमको 4-5 चीजें पढ़नी है। जैसे सबसे पहले पढ़ना है हमको भाषा क्या है, दूसरा हम पढ़ेंगे भाषा भाषा के कौन कौन से गुण होते हैं, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे भाषा में भाषा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद इसी में हम लोग देखेंगे हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम ये हमको देखना है। हिंदी का विकास क्रम देखने के बाद आगे चलेंगे और हम देखेंगे हिंदी के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, और ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा आपको कि बच्चों को क्या क्या, या यूं बोला जाए कि भाषा को क्या क्या प्रिविलेज मिले हुए हैं इनके संबंध में। क्योंकि भारत का संविधान जो है ना, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा अनूठा संविधान है जिसमें अलग से प्रावधान किया गया है भाषाओं के संबंध में, अलग से एक भाग है, ठीक है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 350 का के बारे में आपने सुना भी होगा, क्या है आर्टिकल 350 है, सुने हैं, प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो 350 का को हमको पढ़ना है, और अलग अलग आर्टिकल्स हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 350 का, क्योंकि इसके अंतर्गत बच्चों को प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दिए जाने के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद संवैधानिक प्रावधान आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक चीज जो मैं आपको बोलूंगा करंट अफेयर से लिंक होकर के ये चीज चलेगी, वो है शास्त्रीय भाषा। आपने सुना होगा अभी हमारे यहाँ
5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। सुने हैं ना, न्यूज में बहुत आया है यार, नहीं सुना? मराठी, बंगाली, असमिया, पाली, प्राकृत, ये 5 ऐसी भाषा है जिनको अभी हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये शास्त्रीय भाषा का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला वाला टॉपिक यहां पर आकर के आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, वर्ण एवं वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला में हम शुरुआत करेंगे इस वर्णमाला की 3 परिभाषाओं से। एक तो अक्षर, दूसरा वर्ण, और तीसरी परिभाषा हम लोग देखेंगे वर्णमाला की। और यहां से फिर एक एक करके तीनों को डिकोड करते हुए जो वर्ण हमारे यहां आते हैं उन सब में छुपे हुए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। आप पढ़ते हैं ना, फलाना के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, बताइए। क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और शिक्षक भर्ती परीक्षा का तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन है ये। फलाना के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार हैं, फलाना के आधार पर व्यंजनों के कितने प्रकार है, आभ्यंतरिक प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कितने प्रकार है, पढ़े होगे आप, है कि नहीं? बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है, क्वेश्चन यहां से आते हैं। ठीक है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट को आगे ले जाकर के पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद वर्णमाला जैसे ही कंप्लीट होगी हमारी, तीसरे टॉपिक में आएंगे शब्द रचना। शब्द रचना, शब्द रचना के अंतर्गत बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं 4 टॉपिक्स को। एक टॉपिक हम लोग देखेंगे संधि, एक टॉपिक हम लोग देखेंगे इसके तुरंत बाद उपसर्ग, फिर देखेंगे प्रत्यय, और फिर देखेंगे समास। ठीक है, और संधि को इसलिए पहले पढ़ा जाता है और संधि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से आपके कम से कम संधि का एक क्वेश्चन प्लस 3-4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आपको बनवा के देता है ये टॉपिक, क्योंकि संस्कृत के उपसर्गों में बाकायदा संधि के नियम काम करते हैं। संधि अच्छी हो गई, शब्द शुद्धि बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, शब्द शुद्धि कराऊंगा लास्ट में। इसके बाद संधि अगर अच्छी है ना, तो वर्ण विन्यास करने में आपको फिर कोई तकलीफ नहीं होने वाली, क्योंकि क्वेश्चन आता है। आप देखना टीटी 2022 क्वेश्चन आया हुआ है, चक्की शब्द का वर्ण विन्यास क्या होगा, आप क्वेश्चन उठाना, आपको मिलेगा ये। ठीक है, इसके बाद शब्द रचना जब आप पढ़ लेंगे, इसके बाद एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे शब्द रूप। शब्द रूप के अंतर्गत बेसिकली 3 टॉपिक है, एक है लिंग, फिर है वचन, और एक है कारक, ये 3। इसके बाद एक टॉपिक हमको पढ़ना है शब्द साधन। शब्द साधन के अंतर्गत शब्द क्या है, शब्दों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस किस आधार पर शब्दों को बांटा जाता है। 5 अलग अलग आधार हम लोग देखेंगे। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो ये 5 अलग अलग बेस हैं, 5 अलग अलग आधार हैं जिसपे आप शब्दों को बांटते हैं, और इन सब को पढ़ना है हमको, एक एक करके सबको कवर करना है। इसी के अंतर्गत आपका रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द आएगा, संकर शब्द आएगा। इसी के अंतर्गत आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द आएगा। इसी के अंतर्गत आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द आएंगे। इसी के अंतर्गत विकारी और अविकारी शब्द आएंगे। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक जो है वो केवल और केवल शब्दों से संबंधित है। तो शब्द साधन वाला जो टॉपिक है ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। शब्द साधन पढ़ने के बाद, हाँ, शब्द साधन पढ़ने के बाद एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि के अंतर्गत बहुत सारे शब्द, लगभग 150-200 शब्द ऐसे हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम लोग देखेंगे। इसके बाद टॉपिक हम लोग देखेंगे काल। एक टॉपिक हम लोग देखेंगे काल के साथ विराम चिन्ह को।
विराम चिन्ह को, काल के साथ विराम चिन्ह। और इसके साथ में अगर कोई टॉपिक छूट गया, जैसे शब्द युग्म हो गया, आपका शब्द शक्ति हो गया, शब्द शक्ति हो गया, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग एक साथ कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक आएगा आपका वाक्य। वाक्य के अंतर्गत बेसिकली 3-4 टॉपिक हमको कवर करना है, जैसे वाक्य क्या है, वाक्य के अंग कौन से हैं, वाक्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा वाक्य के प्रकार कौन कौन से हैं। और वाक्यों को 2 अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है, एक तो अर्थ के आधार पर 8 भेद और दूसरा बांटा जाता है रचना के आधार पर 3 भेद। तो उन दोनों प्रकारों को हमको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। ठीक, अब ये पढ़ लिए तो इसके बाद फिर हम लोग पहुंचेंगे पेडागोजी वाले भाग में। ठीक है, अब एक सवाल मन में आ रहा होगा, सर तो वो पर्यायवाची विलोम वगैरह का क्या करना है। एक सवाल आएगा ही मन में, सीधी सी बात है कि सर जैसे एग्जाम में लिखा रहता है पर्यायवाची हमको पढ़ना है, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके अलावा विलोम शब्द आपको पढ़ने हैं, ये हमको पढ़ना है सर। तो ये तैयार कैसे होगा, देखो इनको तैयार करने का तरीका मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, इनको तैयार कैसे करना है ये मैं आपको बता दूंगा। पढ़ना लेकिन इसको खुद से पढ़ता है, ये पहले बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची पुराने क्वेश्चन में सॉल्व करा सकता हूं क्लास में आपको। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पुराने क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करा सकता हूं, विलोम शब्दों का पुराना क्वेश्चन आपको क्लास में सॉल्व करवा सकता हूं, कुछ ऐसे प्रश्न बता सकता हूं जहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ये बोलता है ना कि मैं जो पढ़ा रहा हूं पर्यायवाची उसी को पढ़ के चल देना, उसी में से आएगा, नहीं, इस पे मेरा कोई वश नहीं है। ठीक है, इस पे मेरा कोई वश नहीं है। अगर मैं आपको 1000 पर्यायवाची पढ़ाता हूं, 10,000 पर्यायवाची पढ़ाता हूं, पूछने वाले के मन के ऊपर है, वो 10,000 एक बार पूछ लेगा तो मैं क्या ही कर लूंगा। समझ आ रही बात। ठीक है, इसमें किसी का वश नहीं है भाई, ये 100% कंट्रोल्ड है, किसके द्वारा, जो एग्जाम में क्वेश्चन देने वाला है उसके द्वारा। ठीक है, मैं इसके कुछ ऐसे प्रश्न करा दूंगा जिससे क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ठीक है, लेकिन 100% यहां पर कोई भी 30 मार्क नहीं बोल सकता कि ये यही वाला क्वेश्चन आएगा, कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, बाकी हिस्से से मैं आपको बता सकता हूं कि हाँ यहां से ऐसे क्वेश्चन आता है, इसमें से ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं आपको यहां से क्वेश्चन बता सकता हूं, मैं यहां से क्वेश्चन बता सकता हूं आपको, इससे बता दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इन पे कोई अधिकार नहीं। तो क्या करना पड़ेगा सर, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जितना हो सके। ठीक है, एक किताब आप लोग ले लीजिए, कोई सी भी एक बेसिक किताब जो आपको समझने में आसान हो, जो आपको समझने में आसान हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आपको ये सारी चीजें मिल सके, ये, और जिसके आधार पर दावा आपत्ति लगा सको। ठीक है, सबसे बड़ी शर्त यही है मेरी कि दावा आपत्ति लगा सको ऐसी किताब को पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों सर, देखो मेहनत भी करना है तो सर ऑथेंटिक जगह पे करो ना। ठीक है, आप पढ़ लिए हो किसी किताब में और मान लो उसकी गलती के कारण से आप क्वेश्चन गलत कर दिए हो, उसकी गलती की वजह से, क्योंकि आपने उस किताब में पढ़ा था, उस किताब में पढ़ा था, उसमें गलत दिया था, तो आप गलत कर रहे हो एग्जाम हॉल में, उसकी गलती का खामियाजा आप क्यों भुगतो। ठीक है, और उसके आधार पर आप दावा पत्ती नहीं लगा सकते। तो मेरी राय तो ये रहती है कि जितना हो सके हमको जो टेक्स्ट बुक है उन पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। तो हिंदी के लिए मैं 2-3 किताबों में से आपको बोलूंगा कि इनमें से कोई एक किताब लेना और उसी से पढ़ाई करना। एक किताब जो मैं कहूंगा विनय कुमार पाठक जी की, विनय कुमार पाठक, विनोद वर्मा की किताब है ना, आप लोग ये चाहे तो ले सकते हैं।
ठीक है, थोड़ी सी महंगी किताब है, थोड़ी सी नहीं, ठीक ठाक महंगी किताब है, लगभग 350 के आसपास इसकी मार्केट प्राइस होती है ना। अगर ये लग रहा है कि सर महंगी है, तो आप लोग एक अच्छी किताब ले सकते हैं वासुदेव नंदन प्रसाद की, सस्ता सुंदर और बहुत शानदार किताब है, वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब अच्छी किताब है, आप लोग ये किताब भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी किताब जो मैं कहूंगा आप लोग इसको यूज कर सकते हो वो है पृथ्वीनाथ पांडे। लेकिन पृथ्वीनाथ पांडे के साथ समस्या यह है कि मोटी दिखाई पड़ती है किताब, और मोटी दिखती है तहां से हम लोग पढ़ते नहीं है। ठीक है, एक किताब हरदेव बाहरी, हरदेव बाहरी की किताब भी बहुत अच्छी है, और एक बार अगर इसको पढ़ने के लिए बैठ गए तो मन लगा ही रहेगा इसमें, ऐसा लगेगा पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ये अच्छी किताबें हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी किताब आप एक परचेस कर लीजिए, और कोशिश कीजिएगा कि जो मैं यहां पर आपको पढ़ाता चलूंगा उसके क्वेश्चन या उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको जा करके एक बार रिवीजन करो, और साथ में एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ। एमसीक्यू के लिए कोई भी एक बेसिक किताब आप चाहे तो ले सकते हैं, या इंटरनेट के सहारे से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमको तो अल्टीमेटली मतलब है कि सर क्वेश्चन हाथ में आना चाहिए, है कि नहीं, अल्टीमेटली क्वेश्चन हाथ में आना चाहिए। तो एमसीक्यू जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन के पैटर्न का पता चलेगा, क्वेश्चन के पैटर्न का पता चलेगा, और क्वेश्चन का पैटर्न एक बार हाथ में आ गया आपके लिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना एग्जाम हॉल में बहुत बड़ा टास्क नहीं रहेगा। ठीक है, पैटर्न ही को तो समझना है अपने को। ये आपसे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हुए, मैंने आपको पूछा था ना, ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हुए, क्योंकि हमको वर्ण की परिभाषा रटा दी जाती है, अक्षर की परिभाषा रटा दी जाती है, लेकिन इन दोनों को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये नहीं बताया जाता, और यही एग्जाम के पैटर्न में आपको दिखेगा, है कि नहीं। हमको अल्प प्राण पढ़ाया जाता है, महाप्राण पढ़ाया जाता है, अघोष और सघोष पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ एग्जाम में पूछ लिया जाए तो उसको कैसे डील करना है ये हमको नहीं बताया जाता। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है सर, वो सारी चीजें आगे जाकर के हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, ठीक है, चलो कोई सवाल, आज टॉपिक शुरू नहीं कर रहा हूं, टॉपिक हम लोग कल चालू करेंगे। कोई सवाल है? ठीक है, आगे जाकर के हिंदी पढ़नी, क्योंकि कल से हिंदी का सिलेबस मैं आपका चालू कर दूंगा। कोई सवाल है तो बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं, है ना, एकदम कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, और एक अच्छे विद्यार्थी को तो शंका से रहित होना चाहिए। हाँ सर, क्वेश्चन घूम रहे हैं सर में कोई डाउट है? नहीं, किसी को भी कोई भी डाउट? हाँ बताइए। हाँ हाँ, टीचर का शायद ही होगा दोस्त। ठीक है, शिक्षक भर्ती का शायद ही 100 नंबर का होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा सेक्शन है। ठीक है, इसमें बहुत सारा सेक्शन है, इसमें बहुत सारे सेक्शन में सबसे बड़ा सेक्शन तो सर शिक्षा ये है ना, सीडीपी है आपका। ठीक है, और सीडीपी मैं तो ये बोलता हूँ कि सीडीपी वाला हिस्सा जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि आगे जाकर के आपको शिक्षक बनाने हैं। ठीक है, कोई कर्मचारी पैदा नहीं करना है आपको। शिक्षक जो होता है उसमें इतनी समझ होनी चाहिए कि भाई कैसे डील करना है चीजों से, है कि नहीं। बच्चे जो रहते हैं, बच्चों की बहुत सारी समस्याएं होती है, बच्चों को केवल ऐसा नहीं है सर कि केवल और केवल उसको पढ़ाई में तकलीफ आने वाली है, नहीं, उसको कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, है कि नहीं। उसमें संकेंद्रण की समस्या हो सकती है कि सर कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है उसका, ये समस्या हो सकती है। ठीक है, उसका ध्यान खेल में ज्यादा लगता है, वो समस्या तो नहीं बोलूंगा मैं इसको, लेकिन उसको पढ़ाई की तरफ उन्मुख करना है तो उसके लिए आपको टीचर को ही प्रयास करना पड़ेगा, है कि नहीं। इसके अलावा ऐसी समस्याएं भी आपको दिखेंगी, जैसे जैसे वाणी दोष वगैरह की समस्या होती है, हकलाना तुतलाना जैसी समस्या, तो इस स्थिति में आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इस सेक्शन को तो जितना बड़ा हो सके उतना उतना बढ़िया है। आप केवी और नवोदय का पेपर देखिएगा ना, केवी का पेपर देखिए, आपको पता चल जाएगा। वहां पे अगर हिंदी सिलेबस में लिखा हुआ है ना, और वो अगर 15 नंबर की हिंदी है मान लो, तो 10 नंबर आपको केवल और केवल पेडागोजी पूछेगा, 5 नंबर का व्याकरण रहता है।
मतलब वहां पर व्याकरण से ज्यादा वैल्यू होती है किसकी? पेडागोजी की। ठीक है, ये है। ठीक है, तो 100 नंबर का तो शायद ही इसको वो ऐसा एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। 100 नंबर में 150 ही रहेगा ये। हाँ, और कोई डाउट है? अगर करना चाहे तो कर भी सकती है भाई, अब गवर्नमेंट है, मालिक है, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, हाँ, और कोई डाउट है? नहीं, कल से टॉपिक शुरू करेंगे फिर हम लोग। ठीक है।